हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और इसमें दोस्तों हम एफआरओ का एग्जाम पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 59 तक के क्वेश्चंस को करवा दिया था। आज हम 60 से लेकर के 100 तक दोस्तों 40 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको ये 40 के 40 प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली याद रख लेने हैं। इसमें कुछ प्रश्न उत्तराखंड के हैं, कुछ प्रश्न आपके जीएस के हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं और कुछ प्रश्न दोस्तों साइंस के हैं। साइंस के प्रश्न तो वैसे दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, लेकिन तब भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यूकेपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने और वीडियोस दोस्तों नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट से हमारी सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर डायरेक्टली इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, या उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा और बड़ा हिमनद है दोस्तों कौन सा, गंगोत्री हिमनद। और इसी गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से दोस्तों हमारा भागीरथी नदी या गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। और यह गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नाम से जाना जाता है इसे, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। सतोपंथ पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। और सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों सतोपंथ ताल नामक स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और मिलम ग्लेशियर या मिलम हिमनद दोस्तों कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जहां से गौरीगंगा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, जिसे दोस्तों हम NIM कहते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। और नेहरू पर्वतारोहण इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है भारतीय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, नैनीताल में ही स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। तो पुरुषार्थ नामक जो आपका समाचार पत्र था दोस्तों, या जो समाचार पत्र था, इसके संपादक थे कौन दोस्तों, आपके गिरजादत्त नैथानी जी पुरुषार्थ के संपादक थे। कौन, गिरजादत्त नैथानी जी। ठीक है। और गढ़वाल समाचार पत्र के हैं या गढ़वाली समाचार पत्र के हैं, इसके संपादक के रूप में भी दोस्तों किसे, गिरजादत्त नैथानी जी को ही जाना जाता है। और उत्तराखंड में दोस्तों आपके जो भी एग्जाम पेपर्स होते हैं वहां पर आपके पत्रकारिता वाले सेक्शन से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो पुरुषार्थ के संपादक थे वह गिरजादत्त नैथानी जी थे। और इनके द्वारा ये समाचार पत्र दोस्तों कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से निकाला गया था। और 1917 में इनके द्वारा यह समाचार पत्र यहाँ से निकाला गया था। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। गढ़वाल समाचार पत्र भी गिरजादत्त नैथानी जी के द्वारा ही निकाला गया था। और यही दोस्तों गिरजादत्त नैथानी जी को गढ़वाल पत्रकारिता का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। गढ़वाल पत्रकारिता के जनक के रूप में भी इनको ही जाना जाता है, जिन्होंने गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में निकाला था। गढ़वाली समाचार पत्र इन्होंने 1905 में निकाला था। ठीक है। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। गिरजादत्त नैथानी जी को तो दोस्तों गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन याद रखने हैं, विशंबर दत्त चंदोला जी और परिपूर्णानंद पैन्युली जी। इन दोनों को ही उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, आपको यह याद रखना है। बाकी शहजानंद कुकरेती जी के द्वारा दोस्तों कौन सा, विशाल कीर्ति समाचार पत्र निकाला गया था 1913 में, ये आपको याद रखना है। बाकी बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा आपको पता है दोस्तों कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, जो कि अल्मोड़ा अखबार के रिप्लेसमेंट के रूप में इन्होंने निकाला था 1918 में, क्या, शक्ति समाचार पत्र। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है, या कार्तिकेय स्वामी मंदिर है दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग जनपद में कनकचौरी नामक स्थान पर स्थित है, क्या, कार्तिकेय स्वामी मंदिर। ठीक है। और यह मंदिर दोस्तों क्रौंच पर्वत पर स्थित है और काफी प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो कार्तिकेय स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और क्रौंच पर्वत पर दोस्तों यह हमारा मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों कौन, ई सरमन ओखले। ठीक है। ई सरमन ओखले, और ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना है आपको। ठीक है। और ई सरमन ओखले कौन थे, मुख्यतः दोस्तों एक लेखक या कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था दोस्तों? तो कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था कौन दोस्तों? महेंद्र चंद, जो कि कुमाऊं का 61वां चंद शासक था, जो कि हवाला बाग के युद्ध में 1790 में गोरखों से हार जाता है। तो हवाला बाग का युद्ध महेंद्र चंद और गोरखाओं के मध्य में हुआ था, और कुमाऊं के अंतिम चंद राजा के रूप में भी महेंद्र चंद को जाना जाता है, याद रखना है। और वहीं दोस्तों गढ़वाल का अंतिम शासक पूछेगा या परमार राजवंश का अंतिम शासक, अगर आपसे देखिए गढ़वाल में 2 प्रश्न बनते हैं, परमार राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा तो दोस्तों ये आंसर हो जाता है प्रद्युम्न शाह, ठीक है। और वहीं टिहरी रियासत का अंतिम शासक पूछेगा तो आंसर हो जाता है आपका क्या? मानवेंद्र शाह। और प्रश्न पूछेगा उत्तराखंड का अंतिम राजा, तो उत्तराखंड का अंतिम राजा भी कौन? प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो गढ़वाल का वह शासक जो आदिनाथ या आदि गुरु नाम से दोस्तों जाना जाता था, वह कौन है? अजयपाल। अजयपाल दोस्तों इसे गढ़वाल का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, या परमार राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, 52 गढ़ों को जीतने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। इसी अजयपाल को सांवरी ग्रंथों में दोस्तों, जो जादू टोने के ग्रंथ सांवरी ग्रंथ है, उसमें इसे आदिनाथ या आदि गुरु कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। और परमार राजवंश का 37वां नंबर का शासक था कौन? अजयपाल। इसको आदिनाथ नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी तुलना दोस्तों कवि देवराज ने भीम और काफी सारे लोगों से करी है, कृष्ण, युधिष्ठिर, बहुत सारे लोगों के साथ में हमारी अजयपाल की तुलना की गई है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, चंद राजवंश, परमार राजवंश, मैं आपको कई बार अपनी पोस्टमार्टम क्लासेज में बता चुका हूं। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो अजय राव, जो हमारा अजयपाल है, इसका पोस्टमार्टम बहुत बार हो चुका है। महेंद्र चंद के बारे में सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियोज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? यानी कि डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि देहरादून जो रेलवे स्टेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा था दोस्तों कब? आपका सन 1900 में आपका देहरादून क्या हुआ था? रेल मार्ग से जुड़ा था। कब? 1900 में, ठीक है। और अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि देहरादून रेलवे स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी या इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1899 और 1900 के बीच में दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। तो इसी कारण देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? 1900 में दोस्तों यह रेल मार्ग से जुड़ा था, क्योंकि 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सन 2003 में दोस्तों इसी देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा भी दे दिया गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन की निर्माण दोस्तों कब से शुरू हुआ था? 1864 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, और वह बन के कब तैयार हुआ था? 1884 में वहां पे रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उत्तराखंड की प्रथम रेल भी बरेली से लेकर काठगोदाम तक चली थी 1884 में, याद रखना है आपको। ऐसे पूछता है दोस्तों कभी कभी प्रश्न कि कोटद्वार रेलवे स्टेशन का स्थापना कब हुई? 1890 में हुई थी। रामनगर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खतलिंग हिमानी या खतलिंग हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग हिमानी दोस्तों बहुत बार बताया हुआ है मैंने आपको, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहें या खतलिंग हिमानी कहें, कहाँ स्थित है? यह दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और भिलंगना नदी के उद्गम स्रोत के रूप में खतलिंग ग्लेशियर या हिमानी को जाना जाता है, ठीक है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से होता है। नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वह नंदा घुंगटी नामक स्थान से होता है, नंदा घुंगटी पर्वत से होता है चमोली में। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ पर्वत या फिर कभी कभी चौराबाड़ी ग्लेशियर या ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो उत्तराखंड से खड़ी बोली के प्रथम कवि या उत्तराखंड के प्रथम कवि या संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं के प्रथम कवि के रूप में किसको जाना जाता है? लोकरत्न गुमानी पंत को जाना जाता है। लोकरत्न पंत या गुमानी पंत के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं किस रूप में? तो शिव प्रसाद डबराल जी को दोस्तों एक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, एक कवि के रूप में जाना जाता है, एक लेखक के रूप में जाना जाता है, और एक शिक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, इनको चारण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? इतिहासकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों आपकी कौन सी? कामेट पर्वत श्रृंखला। कौन सी दोस्तों? कामेट पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछेगा दोस्तों तो नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है। और उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा दोस्तों तो वह है दोस्तों कौन सी? हमारा कामेट पर्वत, यह हमारा चमोली जनपद में स्थित है। चौखंबा पर्वत दोस्तों, चौखंबा पर्वत भी हमारा चमोली में स्थित है। त्रिशूल पर्वत भी हमारा कहाँ? चमोली में स्थित है। पंचाचोली पर्वत दोस्तों, कुमाऊं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वह है पंचाचोली पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों यह हमारा पंचाचोली पर्वत पड़ता
है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। और उत्तराखंड के भूगोल के ऊपर और नदी तंत्र के ऊपर मैं स्पेशली दोस्तों एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। कामेट पर्वत की ऊंचाई लगभग दोस्तों 7,756 मीटर के आसपास में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा कामेट। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो नंदा देवी, तीसरी नंदा देवी पूर्वी के रूप में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है। ठीक है, तो 3 हृदय या त्रिहृदय वाला और नीला रक्त वाला जो जंतु है इनमें से कौन है दोस्तों, तो वह है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में दोस्तों क्या होता है, 3 हृदय और नीला रक्त इसका ऑक्टोपस का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। यानी कि स्टेनलेस स्टील में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन, और सबसे कम मात्रा में तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही होगा। इसमें स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों में कार्बन, क्रोमियम और आयरन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयरन होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर कार्बन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम कार्बन होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब को निरूपित करता है। तो P बराबर क्या होता है, F/A होता है। ठीक है, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न है, किसी निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। ठीक है, ये सभी आपने बेसिक से है, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लंबाई पर भी करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी करता है। तो उपयुक्त सभी संभावनाएं सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है। तो अनावर्त बीजी का दोस्तों सबसे विकसित गण है आपका क्या, निटेल्स। कौन सा है, निटेल्स है। ठीक है, वैसे दोस्तों साइंस आपके सिलेबस में है नहीं, तब भी आप इनको याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, बीज विकसित होता है, साइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले पूछे गए हैं, तो हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आयोग डालेगा तो यहीं से डाल देगा। ठीक है, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ से विकसित होता है दोस्तों, बीज होता है बीजांड से। कहाँ से, बीजांड से यह विकसित होता है। अगला प्रश्न है, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो मानव में दोस्तों जो रक्तस्राव की बीमारी होती है यह दोस्तों विटामिन के की कमी से होती है, विटामिन के की कमी से। अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो दुग्ध का जो आंशिक निर्जीवीकरण होता है वह होता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है। ठीक है, तो काइस्मेटा का जो निर्माण होता है दोस्तों वह होता है प्रोफेज अवस्था में। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन प्रोफेज जो अवस्था होती है उसमें काइस्मेटा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वह होती है प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन होता है क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इनमें से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो प्राथमिक, अच्छा ये दोस्तों देखिए यहाँ से कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो रैम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस रोग दोस्तों होता है आपका कवक से, क्या होता है, फंगस के कारण होता है म्यूकरमाइकोसिस रोग। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, हाफ बाइट कहलाती है एक क्या। ठीक है, प्रश्न है हाफ बाइट कहलाती है एक क्या कहलाती है, निब्बल, वर्ड, रजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाफ बाइट का मतलब होता है एक निब्बल। ठीक है, एक निब्बल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक है। तो चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक दोस्तों कौन सी है, LTE। LTE क्या है, चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स किसके बने होते हैं। तो जो IC चिप्स दोस्तों बनी होती है आपके मेमोरी कार्ड वगैरह यह आपका सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो एरन अभिलेख दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एरन अभिलेख से दोस्तों सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है। ठीक है, तो सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित जो नाटक है क्या, नागानंद है, इसमें दोस्तों किस बोधिसत्व का उल्लेख है। तो इसमें दोस्तों जिमुतवाहन बोधिसत्व का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था। तो गोंडो फडनीज जो था दोस्तों आपका यह पहलव राजवंश का शासक था। कौन से, पहलव राजवंश का यह शासक था। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और राम सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था? ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया कि सिकंदराबाद में किसका मकबरा स्थित है या सिकंदरा में किसका मकबरा स्थित है? तो यह है दोस्तों अकबर का। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है और सिकंदराबाद में इसको दफनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो शिवाजी का दोस्तों जो आपका अष्टप्रधान था उसमें आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष जो था वो था दबीर का पद। क्या? दबीर का पद है। ठीक है, और अष्टप्रधान दोस्तों आपको याद रखने हैं क्या क्या पद होते थे, कौन कौन लोग अष्टप्रधान में शामिल थे। अकबर के भी याद रखने हैं, फतेहपति शाह के भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अष्टप्रधान या नवरत्न इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दोस्तों भारतीय सिविल सेवा से 1874 में हटाया गया था। कब? 1874 में। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1658 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका आंसर लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र क्या था? यहूदी वाइसराय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो संध्याकर नंदी के द्वारा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई दोस्तों? वो की गई है आपका रामचरितम। रामचरितम ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो तमिल में प्रकाशित होने वाला दोस्तों समाचार पत्र है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम जो समाचार पत्र था यह तमिल में प्रकाशित होता था। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में दोस्तों आपके कितने? 8 बिट होते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन जो कि एफआरओ के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले मैं आपको एपीओ का एग्जाम पेपर करा चुका हूँ, लोअर पीसीएस के दोस्तों एग्जाम पेपर्स में आपको करवा चुका हूँ 2021 का भी और 2016 का भी। ठीक है, फिलहाल हमने इतने पेपर दोस्तों कर लिए। और यूकेपीएससी एई का एग्जाम पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ, जीएस का, यूकेपीएससी एई का हिंदी का और यूकेपीएससी जेई का हिंदी का, ये एग्जाम पेपर भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। इसके बाद में आपके यहाँ पे कुछ रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रैक्टिस सेट्स के बैचेस हमारे चल रहे हैं, ओल्ड प्रैक्टिस सेट, न्यू प्रैक्टिस सेट और डिटेल कोर्सेज के बैच यहाँ पे हमारे चलते हैं। तो अगर आप उन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या दोस्तों वहाँ पर फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।